डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो होने वाला है, आप लोगों ने मुझे जो भी कमेंट्स किए थे तो आज उन सभी का मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और वैसे तो मैं आप सभी को रिप्लाई देती रहती हूँ, आपको हमेशा ही मेरे रिप्लाईज मिल जाते होंगे जल्द ही, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग वीडियोस पे कमेंट आते हैं तो अलग अलग क्वेरीज रहती हैं। तो आज इस वीडियो में मुझे अभी लेटेस्ट जितने भी कमेंट आए हैं तो मैं उन सभी के आंसर्स आपको एक संग दे रही हूँ, जिससे कि और लोगों को भी जो अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया और मेरे चैनल से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, होप आप सभी की इससे हेल्प हो रही होगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दूँ या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी आपके साथ शेयर करती रहूँ। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे चैनल पे। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ओके, तो सबसे पहला जो एक कमेंट था कि शुभम मिश्रा का था, ठीक है, कि मैम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। प्रिपेयरिंग तो नहीं कर रही अब मैं, क्योंकि पहले कर रही थी। आई एम अ बीएड स्टूडेंट, तो अब मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। पहले कर रही थी, मेरे मार्क्स थे 121, तो अब नहीं कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था एम्बिशियस का कि एक वीडियो ऐसा बना दो प्लीज़ जिसमें हम ओनली केवीएस कल्चर के बारे में बता सकें। तो देखिए, केवीएस कल्चर को लेके या केवीएस से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बहुत पहले करा चुकी हूँ। जब एग्ज़ाम हुआ था उसके तुरंत बाद जो भी इंटरव्यू के लिए चीज़ें चल रही थी तो मैंने आपको जब भी बहुत सारी चीज़ें करा दी थी। स्टिल जो एक मैं आपको पूरा का पूरा ये वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरी प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आप जाके देख सकते हो। आपको हर एक पॉलिसी मिल जाएगी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, इवन आपको केवीएस कल्चर के बारे में सारी वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सिर्फ आपको केवीएस कल्चर ही पढ़ना है तो जो भी केवीएस कल्चर से रिलेटेड वीडियो है तो वो मैं आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी उसके लिए। उसके ऊपर मैं केवीएस कल्चर लिख दूंगी, तो आप डायरेक्टली क्या है, सिर्फ अगर आपको केवीएस के बारे में पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सको। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अंशु मलिक जी का कमेंट है कि मैम जैसे ईवीएस में 6 थीम्स हैं और हम हर थीम पर एक एक डेमो रेडी कर लें, तो टोटल 6 थीम कर लेते हैं तो क्या ये एनफ होंगे। तो देखो, अगर आप 3rd 4th 5th तीनों क्लास की ईवीएस को लेके चलो तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर। मीनिंग अगर आप हर एक का डेमो तैयार करोगे इस तरीके से तो बहुत सारे डेमो हो जाएंगे और इतना आप लर्न भी नहीं कर सकती। आपको और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके डेमो तैयार करने हैं। वहाँ जाके आपको देखो, ऐसा नहीं है डेमो में कि आपको हर एक चीज़ ना मतलब खुद से ही बोलेंगे कि जाओ ये डेमो करके दिखाओ या वो डेमो करके दिखाओ। सबसे पहले क्या चीज़ है, आपको अपने जो डेमो तैयार करते हो ना, आप क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, क्वालिटी पे ध्यान दो, ठीक है। चाहे वो ईवीएस है, मैथ्स है, हिंदी है, कुछ भी है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप हर एक सब्जेक्ट से 5 डेमो तैयार कर लो, वो बहुत एनफ है। रही बात ईवीएस की, तो देखो ईवीएस में अगर आप थीम बेस्ड तैयार कर लेते हो ना, तो अगर वो आपसे कुछ ऐसा बोलते भी हैं तो आप उस चैप्टर को रिलेट करके जो आप तैयार करके गए हो थीम वहाँ से बता सकते हो, ठीक है। स्टिल आपसे मैं यही कहूँगी कि ये 6 थीम तैयार करने के बाद आप एक बार सारी बुक्स पढ़ लो। आपको ये पता होना चाहिए कि 3rd क्लास की ईवीएस बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं, 4th में कौन कौन से चैप्टर हैं, 5th में कौन कौन से चैप्टर हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ थीम पढ़ के चले गए, अगर उन्होंने बाई चांस कोई चैप्टर बोल दिया तो आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है किस चैप्टर में कौन सी कहानी बताई गई है, किस चीज़ के बारे में बात चल रही है, ऐसा नहीं हो। हाँ, आपको इतना पता होगा, अच्छा इस चैप्टर में ना पानी से रिलेटेड बातें चल रही थी या फिर कुछ पानी के बारे में बताया गया था, तो आप एटलीस्ट अपने जो थीम तैयार किया है वाटर, वहाँ से क्या है उसे कोरिलेट करके पढ़ा पाओगे। तो 6 थीम तैयार कर लो, 6 मोर देन एनफ हैं। इसके बाद चैप्टर एक बार देख लो कि हर एक चैप्टर में कौन सी कहानी चल रही है, बस इतना ध्यान रखो। और उसके बाद जो टीचर नोट दिए रहते हैं ना, वहाँ पे उनको ज़रूर पढ़ा करो कि उसमें क्या बताया गया है, कि हमको बच्चों से क्या आउटकम लेना है, क्या हम सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, ईवीएस में आपको ना हर एक चैप्टर का, जैसे वाटर भी है, फिर एक्सपेरिमेंट ऑफ वाटर भी है, तो इस तरीके से तो बहुत सारे, 3rd में अलग वाटर है, 4th में अलग वाटर है। ऐसे थोड़ी ना होगा कि वो कहेंगे कि आप 5th वाला वाटर पढ़ा के दिखाओ, आप 3rd वाला वाटर पढ़ा के दिखाओ, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो हिंदी में आप क्या करो, लिटरेचर में 3 पोएम कर लो, 2 स्टोरी कर लो, और लैंग्वेज के टॉपिक अलग करने हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम जो भी है, ये 5 टॉपिक अलग कर लो।
सेम इंग्लिश में करो, 3 पोएम्स कर लो, 2 स्टोरीज़ कर लो, और लैंग्वेज जो है उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये अलग कर लो। मैथ्स में अच्छे वाले टॉपिक भी तैयार करके जाओ, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये भी तैयार करके जाओ, ठीक है। एक और बात आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, देखो क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारी सबसे ईजी चीज़ होती है ना, हम उसी को लेके चलते हैं। आप ये कह रहे हो ना कि वो हमको सामने से टॉपिक देंगे तो हम नहीं पढ़ा पाए तो क्या होगा, ये आपके टोटल ज़्यादा चांस नहीं, बहुत कम चांस है कि वो आपको देंगे। हर एक टीचर क्या है अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जाता है। इवन हम जब स्कूल में भी होते हैं, टीचर होते हैं, तो हम एक दिन पहले प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको सडनली कोई टॉपिक दे देंगे कि नहीं आप यही पढ़ाओ, आपको यही पढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। जो आप तैयार करके जाओगे वो आपसे वही बोलेंगे कि आप अपना डेमो दो। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आप मानिए, देखिए आपसे पहले 4 लोग गए, ठीक है। हर कोई क्या चाहता है कि मैं अपना जो सबसे मेरा बेस्ट है मैं वही देता हूँ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या होती है, तो हम लोगों की हिंदी सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। तो हर कोई हिंदी की पोएम जाके 4 लोग आपके जो पहले वाले थे वो हिंदी की पोएम पढ़ाया है, ठीक है। तो वो एक टाइम पे आके वो भी थोड़े बोर हो जाते हैं। मानिए आपका 5वां नंबर आया और आप भी अपनी तरफ से हिंदी की पोएम पढ़ाने चले गए, और ऐसा भी हो सकता है बाई चांस कि 2 लोगों ने सेम पोएम पढ़ा दी, फिर 2 लोगों ने सेम पोएम पढ़ा दी, तो फिर वो आपसे, जैसे मानो आप भी हिंदी की पढ़ाने गए, तो वो ये बोल सकते हैं कि आप हिंदी की मत पढ़ाओ, आप इंग्लिश की पढ़ा दो, ठीक है। या फिर इंग्लिश से बोर हो गए तो वो बोल सकते हैं आप मैथ का टॉपिक पढ़ा दो, कोई पढ़ा दो, तो आप जो डेमो तैयार करके हुए हो वही डेमो में से आप पढ़ा देना, ये मीनिंग है, ठीक है। इसके चांसेस ज़्यादा हैं, ना कि इसके चांसेस कि वो अपने मन से कोई एक टॉपिक निकालेंगे, फिर वो आपको देंगे और फिर वो आपको सडनली कहेंगे कि चलिए पढ़ाइए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, एम्बिशियस का एक और कमेंट है कि मैम मैंने सीटेट 2021 में किया था, मतलब दिया था, और उसका रिज़ल्ट जो है वो 22 में आया, तो मैं अपने इंट्रोडक्शन में उसे क्वालिफाइड सीटेट इन दिसंबर 2021 बोल रही है 22। तो देखो पेपर हुआ था 21 में, जो रिज़ल्ट आया होगा, मार्कशीट आई होगी, सर्टिफिकेट आया होगा, उसके ऊपर 21 ही लिखा होगा, तो आप क्या बोलोगे, 21 ही बोलोगे कि आपने 21 में ही क्लियर किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय पाल गुज्जर जी का कि मैम ओबीसी सर्टिफिकेट बताओ, मेरी ओबीसी सर्टिफिकेट 24/12/22 मतलब कि 24 दिसंबर 2022 की बनी हुई है, और वो चल जाएगा या नहीं चलेगा अब। तो देखो जो SC ST वाले जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, वो हमेशा चलते हैं, ठीक है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट में भी चलेगा, वो सेंट्रल में भी चलेगा, ठीक है। लेकिन जो OBC वाले सर्टिफिकेट होते हैं वो सेंट्रल का अलग होता है और हमारा स्टेट का अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट हो। नेक्स्ट क्या होता है, जो OBC का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है, ठीक है, वो कब तक की होती है, तो वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की होती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपने बनवाया 24 दिसंबर 2022 में, तो वो आपका 31 मार्च 2023 को ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो आपको क्या है, नया बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और SC ST जो सर्टिफिकेट है वो तो आपको कुछ नहीं करना उनमें, वो ऑलवेज क्या है, आपके वैलिड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय होम का, क्राफ्ट हॉबी पर वीडियो बनाइए, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो देखिए मैंने बहुत सारे जो हॉबीज़ हैं ऑलरेडी मैं उन पर वीडियो बना चुकी हूँ। आपकी जो वीडियो है इस पर भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी वीडियो बनाऊँ, ठीक है, क्राफ्ट हॉबी पे, आर्ट हॉबी पे। सो देखिए कि अब मैं कब वीडियो बना पाती हूँ। एक तो क्या है, टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो क्या है एक वीडियो निकाल पाती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। बट आप सभी के कमेंट में पढ़ती हूँ और धीरे धीरे करके कोशिश करती हूँ। जब तक आपका इंटरव्यू होगा मैं आपको जो जो आपने बोला है वो सारी वीडियोज़ आपको दे दूँगी, ये मैं आपसे वादा कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा है, सॉरी लिखना भूल गई हूँ, कि मैम मेरी फैमिली में सब लोग टीचर हैं, तो एक ऐसी लाइन, अच्छी सी लाइन बताइए। तो देखिए अगर आपकी, मैं क्या बताऊँ, मतलब आपने ये पूछना चाहा है, तो देखिए अगर आपकी फैमिली में हर कोई टीचर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, तो आप बता सकते हो कि मेरी फैमिली में सब लोग टीचर हैं, मैं उन्हें देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, है ना। और लाइक आप ऐसे ही बता सकते हो कि मैं स्कूल में गया था उनके, जैसे जैसे मैंने अपने चाचा को या फिर पापा को पढ़ाते हुए देखा तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो इस तरीके की बातें आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यह है नीतू कुनका जी ने बोला है
कि मैम सुडोकू हॉबी है तो इसके लिए कुछ बताइए। सुडोकू हॉबी है तो देखो सुडोकू में क्या होता है कि स्पेलिंग वाले गेम भी चलते हैं सुडोकू में, या फिर नंबरिंग वाले गेम भी होते हैं, ठीक है। तो आप जो सुडोकू हॉबी है उसको इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं कि जैसे कि आप ना बच्चों को स्पेलिंग बनवाने में कि आपने एक वर्ड छोड़ दिया बीच में पी और बॉक्स छोड़ दिया एन, तो बच्चे उसमें ई भरेंगे। तो ऐसे करके एक गेम चलता है ना जिसमें हम अलग अलग वर्ड कर देते हैं, वर्ड पूरे करने होते हैं। इससे क्या है बच्चों की जो वोकैब है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। प्लस क्या है बच्चे नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई स्पेलिंग सीखेंगे, नए नए वर्ड सीखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ में आप हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम वरुण जी का कि मैम एनईपी और निपुण का फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन डालो। तो मैं आपको एनईपी का और ये जो निपुण आपने बोला है ये मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ। आप ये जो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट डाल रही हूँ इसको चैनल पे जाके एक बार विजिट कीजिएगा। KVS इंटरव्यू 2.0 के नाम से ये है, ठीक है। इसको आप फुल ऑन देखिएगा, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको कुछ भी अलग देखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है ना। मैंने हर एक पॉलिसी को एनईपी को एटलीस्ट मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है कि आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एनईपी से, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी दी है मैंने। तो आप ये वाला जो प्लेलिस्ट है इसे अच्छे से देखिए, आपको जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, योजनाएं हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एनईपी, एनसीएफ, NCFSC सब कुछ मिल जाएगा। आपको कुछ भी अलग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप आपको यहाँ से क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट है मनु ने बोला है कि मैम एक वीडियो एनईपी 2020 पर बना दो, इतनी बड़ी एनईपी कहाँ तक पढ़ेंगे आप, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बना दो, ठीक है। तो मनु सेम यही कि मैं आप इस वाली वीडियो को जो प्लेलिस्ट मैंने दी है इसके अंदर जो एनईपी की वीडियो है 2020 की उसे आप दोनों पार्ट उसके देख लीजिएगा, आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सारी एक बात क्लियर हो जाएंगी एनईपी से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक शेफ ओम का भी है, मैम KVS कल्चर पर वीडियो बना दो। तो KVS कल्चर की जो वीडियो है उसका मैं आपको प्लेलिस्ट बना के दे दूंगी, ठीक है। आप उसको पूरी प्लेलिस्ट को सिर्फ उसके अंदर KVS की वीडियो रहेंगी तो आपको ईजिली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्वेश्चन है गौरव शर्मा का, मैम पेडागोगी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। तो पेडागोगी के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके NEP हो गया, ठीक है, NCF हो गया, FLN हो गया, ECC हो गया, इसके बाद पॉक्सो एक्ट हो गया, RTE हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पेडागोगी के लिए, ठीक है। इसके बाद आप और तो थ्योरीज वगैरह से तो इतना नहीं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके NCF, NEP, FLN और RTE ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RPWD भी आप पढ़ सकते हैं, डिसऑर्डर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कौन सा डिसऑर्डर किसके लिए है। कल मैंने एक कम्युनिटी में क्वेश्चन भी डाला था कि बच्चा सैड रहता है, उदास रहता है, ठीक है। आप लोगों ने शायद नहीं आंसर दिया, लेकिन एक 2-3 मुझ पे कमेंट आए थे। तो क्या है उसको, मतलब क्या बीमारी है उसको, क्या कोई डिसऑर्डर है तो कौन सा है। तो देखिए बच्चा तनाव में रहता है, बच्चा उदास रहता है, किसी से बात नहीं करता, किसी चीज़ में रुचि नहीं लेता, ठीक है। तो ये क्या है, उसके दिमाग में तनाव है। तो ये डिस्थीमिया के लक्षण हैं। किसी ने मुझे ऑटिज़म किया था, तो देखो ऑटिज़म में क्या होता है कि बच्चा अकेला अकेला रहता है, सबसे कटता है, सोशली नहीं आता रहता, इसमें भी ऐसा है। लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या है, बिल्कुल उदास रह रहा है, जो उसकी फेवरेट चीज़ें उसमें भी रुचि नहीं ले रहा है वो, ठीक है। ऑटिज़म वाला बच्चा जो अपने फेवरेट काम है वो तो करता है, लेकिन हाँ सोशली कटता है, कम बातें करता है, ऐसा होता है। लेकिन जो बच्चा डिस्थीमिया के अंदर है वो बच्चा क्या है, तनाव में रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा, सोएगा ज़्यादा, ठीक है। हमेशा क्या है, जो उसकी फेवरेट काम है उनमें भी वो दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, किसी से बात नहीं करेगा। तो ये सारे लक्षण किसके हैं, डिस्थीमिया के हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो आपको बताइए आपको क्या लगता है इसको कौन सा डिसऑर्डर है, तो आपको सारे के सारे डिसऑर्डर पता होने चाहिए। इसके बाद नीचे शालू शर्मा जी का कमेंट है कि मैम मेक अ वीडियो ऑन सूटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट। तो सूटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, ये मैंने अपने लिए लिखा था अनफॉर्चुनेटली कि मैं तो अब नहीं हूँ इंटरव्यू में, लेकिन होप आपके लिए हेल्प करेगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप जो भी अपने सूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट में लिख रहे हो आपको उस एक एक वर्ड का मीनिंग पता हो, ठीक है। उसके बाद वो आप में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मीन्स आपको उसके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। आप इसके अंदर लिख रहे हो पैशनेट, इसके अंदर लिख रहे हो रिसोर्सफुल, एनर्जेटिक, एक्टिव, तो इन सभी का मीनिंग पता हो। अगर वो आपसे बोले कि आप कैसे एक्टिव लर्नर अपने आप को कह रहे हैं या फिर कैसे आप एक्टिवली बच्चों को लर्न कराएंगे, तो आपको उसके पास एग्जाम्पल भी होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा था कि माई एक्टिनिक एटीट्यूड, या फिर जो मेरी एक्टिनिक मतलब मेरी जो तरीका है वो बच्चों को हेल्प करेगा,
जिसमें बच्चों को एंगेज लर्निंग में, ठीक है, और डायनेमिक लर्निंग में। तो ये इसका मीनिंग है कि जो मेरा अभिनय वाला व्यक्तित्व है, मतलब कि क्या है, वो बोलेंगे कैसा अभिनय वाला व्यक्तित्व, तो मैं उनको पोयम करके दिखाऊंगी कि मैं ऐसे मतलब बच्चों को कैसे सिखा रही हूँ अभिनय कर करके। अब वो मुझसे बोल देते हैं कि चलिए अब मुझे ये बताइए कि आप ये जो एक्टिंग है आपकी, ठीक है, इसको आप मैथ्स में कैसे यूज़ करोगे, क्या बच्चों को ये एक्टिंग मैथ्स में हेल्पफुल है? तो बिल्कुल है। देखो छोटे बच्चों को अगर आप प्लस माइनस सिखा रहे हो तो बच्चों को जब तक क्या है उनको मतलब ऐसे पढ़ाओगे 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन है, इसमें से 2 हट गई, 3 बच गई, रख दो, तो इसमें कुछ नहीं है। तो आप क्या, उसमें आपके हाव भाव भी काम आएंगे। देखो बच्चों 5 पेंसिल्स थी, 1 2 3 4 5, ओके। अब क्या हुआ, 2 जो पेंसिल थी उनको क्या हुआ, उनको नानी के यहाँ जाना था, ठीक है, तो 2 पेंसिल यहाँ से अपने नानी के यहाँ चली गई। अब बताओ कितनी पेंसिल बची। तो अब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा एक्टिंग वाला बिहेवियर भी तो है। अब मैं इसको इस तरीके से पढ़ाऊँ, 1 2 3 4 5 पेंसिल थी, 2 अपनी नानी के यहाँ चली गई, 3 बच गई, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डायनेमिक, एक्टिव, ठीक है, या फिर एक्टिनिक। ये क्या होता है, थोड़े सिनोनिम्स होते हैं हर एक चीज़ के। एक्टिनिक का मतलब अभिनय वाला भी होता है, क्रियाशील भी होता है। आप एक्टिव भी लिख सकते थे इसकी जगह, लेकिन वो थोड़ा बेसिक लग रहा था तो हमने चेंज करके लिख दिया, ठीक है। डायनेमिक का मीनिंग में गतिशील होता है। तो इस तरीके के, और क्या है, आपको जो एनईपी के अंदर चीज़ें दे रखी हैं उनको भी आप थोड़ा इसमें डालो कि मैं बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दूंगा। आप ये ऐड कर सकते हो कि जो मेरी अप्रोच है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, ठीक है, मैं एक्टिव लर्निंग बच्चों को ज़्यादा कराऊंगा। तो इस तरीके की बातें आप अपनी इस चीज़ में लिख सकते हो। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है इसको देख के आप अपना बना सकते हो। नेक्स्ट एक और चीज़ है कि हमको अपना इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहिए, हिंदी में देना चाहिए, क्या करें। देखो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी में दो। इंग्लिश के पीछे भागने से कोई भी फ़ायदा नहीं है कि जो इंग्लिश वाले हैं अगर वो इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे तभी उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वरना हम तो पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखो बच्चों को मिक्स लैंग्वेज ही समझ आती है, चाहे कोई कितना भी इंग्लिश में बता दे, बच्चों को आखिर में हिंदी में ही समझ आएगा, क्योंकि जो हमारी मातृभाषा है सो है, ठीक है। फुल ऑन अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो किसी को समझ नहीं आ सकता, ना ही उसमें कोई फीलिंग आएगी, ठीक है। इसीलिए देखो जिनकी लैंग्वेज बिल्कुल जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, मैं उनको नहीं बोलूँगी कि अगर आप जिस लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में बोलो, ठीक है, हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में बोलो। अगर आप मानो मतलब आप यहाँ से सोच के जाओ कि मैं हिंदी में ही दूंगा अपना इंटरव्यू, और वहाँ जाके आप बिल्कुल सेकंड ऑफ टाइम में एक सोच लो कि नहीं अब मैं इंग्लिश में आंसर करूँगा, तो जो एक अच्छा आंसर आप हिंदी में कर सकते थे वो आप नहीं कर पाओगे, और फिर आप ना माइंड में उस आंसर की ट्रांसलेशन सोचोगे तो वहाँ और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो सब खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं बोलनी, आप हिंदी बोलो, तो आप क्या कर सकते हो अपने डेमो टीचिंग में अभी से ही खुद से ही क्या है कुछ ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस ऐड कर लो जो कि आप लर्न कर लो और आपको प्रॉब्लम ना हो, तो उनको भी ये लगे कि हाँ ये पढ़ाते वक्त कुछ तो इंग्लिश का यूज़ कर ही रहा है। उसके बाद चाहे आप हिंदी में आंसर कर लेना, नहीं आप ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल पाते तो डेमो टीचिंग के लिए कुछ सेंटेंसेस लर्न कर लो, जिससे कि क्या है वहाँ पे उन्हें ऐसा ना लगे कि इसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। और जैसे जो इंग्लिश मतलब इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल है तो ऐसा भी नहीं आप इंग्लिश बोल रहे हो, फिर वो ये देखेंगे कि आपको हिंदी भी आती है कि नहीं थोड़ी बहुत, तो आप थोड़ी हिंदी भी बोलो। तो दोनों लैंग्वेज आपको मिक्स करके बोलनी है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। क्वालिटी मैटर करती है हर चीज़ की, ठीक है। अगर आप हिंदी में एक बहुत अच्छा आंसर दे सकते हो तो लैंग्वेज वहाँ पे इतनी मैटर नहीं करती। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपके यहाँ पे सारी जो क्वेरीज़ हैं वो मैंने क्लियर कर दी हैं, और इसके बाद भी अगर कोई क्वेरीज रह जाती है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और इसी तरीके से मेरे चैनल को ढेर सारा अपना प्यार देते रहिए। ओके, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।